Hello everyone. The series of class 10 geography chapter number 1 has been going on, and this is the next video of this series, and here the topic from where I am going to start: land degradation and conservation measures. तो भाई एक चीज़ ध्यान रखो आप लोग, ये टॉपिक सबसे इम्पॉर्टेंट होने वाला है। ये आपके एग्ज़ाम में कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। इवन मैंने आपको क्लास में ये भी बताया था कि ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर आईएएस क्वेश्चन के मेंस में भी पूछा गया है, और मैंने आपको इसके क्वेश्चंस भी शेयर करे थे। ठीक है भाई, तो ये टॉपिक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और रिसेंटली बड़े बड़े एग्ज़ाम्स में भी पूछे गए हैं, तो आप इसको ध्यान से पढ़ेंगे। बोर्ड एग्ज़ाम का भी ये फेवरेट क्वेश्चन है। तो एक बार मैं बता दूं इस टॉपिक में आप क्या पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले आप जानेंगे लैंड डिग्रेडेशन क्या होता है, व्हाट इज़ अ लैंड डिग्रेडेशन, एंड सजेस्ट एनी 4 स्टेप्स टू कंट्रोल लैंड डिग्रेडेशन। यानी कि वो 4 तरीके बताइए जिससे कि आप लैंड डिग्रेडेशन को कंट्रोल कर सकते हैं। एक बार क्वेश्चन पूछा गया बोर्ड एग्जाम में कि 5 मेजर्स टू कंट्रोल लैंड डिग्रेडेशन, या एक्सप्लेन 5 मेजर्स, या 5 वेज टू प्रोटेक्ट लैंड फ्रॉम द डिग्रेडेशन। तो ये क्वेश्चन आपके बोर्ड में पूछे गए और इसका कारण क्या है, कॉजेज ऑफ डिग्रेडेशन क्या है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। वी हैव शेयर्ड, ये देखिए यहाँ से स्टार्ट करते हैं। वी हैव शेयर्ड our land with the past generation and will have to do with the future generation too। इसका मतलब ये है कि देखो भाई, हम जो लोग हैं ना प्रेजेंट जनरेशन वाले, हमने ये जो लैंड रिसोर्स है, जो अपनी ज़मीन है, इसको हमने शेयर किया हुआ है। किसके साथ शेयर किया हुआ है? अपने पास्ट जनरेशन वालों से। ये लाइन थोड़ा आपको अटपटा सा लग रहा होगा, समझते हैं इसको। देखिए, जो पहले, इससे पहले वाले जो पास्ट जनरेशन्स थी, उन्होंने कुछ रिसोर्सेज को यूज़ किया, लैंड रिसोर्स, और बाकी रिसोर्सेज को उन्होंने छोड़ दिया। तो जो चीज़ें बच गई वो हम यूज़ कर रहे हैं, जो हम यूज़ करेंगे, जो छूट जाएगा, जो रह जाएगा, वो आने वाली जनरेशन शेयर करेगी। तो आप देख रहे हैं प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर जनरेशन में ये शेयरिंग चल रहा है रिसोर्स का। तो वही कह रहा है कि हमने पास्ट वालों के साथ तो शेयर कर लिया, अब यही चीज़ हमें अपकमिंग या फ्यूचर जनरेशन के साथ शेयर करना होगा। तो ये हमारी मोरल एथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम रिसोर्स अपने आने वाली जनरेशन्स के लिए बचा के रखें। ठीक है, ओके। 95% ऑफ आवर बेसिक नीड्स, 95% जो हमारी बेसिक ज़रूरतें होती हैं वो लैंड से ही फुलफ़िल होती है या ऑब्टेन करते हैं हम लोग। समझ में आ गया? यानी बेसिक नीड्स, फूड, शेल्टर एंड क्लॉथिंग। Human activities have not only brought about degradation of land but have also aggravated the pace of natural force to cause damage। ओके, इसको समझते हैं कि जो ह्यूमन एक्टिविटी है ना, हम लोगों का जो एक्टिविटी है, हैव नॉट ओनली ब्रॉट अबाउट, ये सिर्फ डिग्रेडेशन को ही नहीं लाया है। ब्रॉट अबाउट का मतलब पेश करना, कोई चीज़ इंट्रोड्यूस करना। तो ये हमारे एक्टिविटीज़ ने सिर्फ लैंड का डिग्रेडेशन ही नहीं शुरू किया है, बट हैव ऑल्सो एग्रीवेटेड द पेस ऑफ नेचुरल फोर्स टू द कॉज डैमेज टू द लैंड्स। इससे हुआ क्या है, एग्रीवेटेड, हमने लैंड डिग्रेडेशन को भी कारण बना है ह्यूमन एक्टिविटीज़, और हमारे ह्यूमन एक्टिविटीज़ ने एग्रीवेट कर दिया है, इंक्रीज़ कर दिया है। ठीक है, एग्रीवेट का मतलब क्या होता है? इंक्रीज़ करना। ठीक है, या मेक समथिंग वर्स, ख़राब करना। तो ये इंक्रीज़ कर दिया है पेस ऑफ नेचुरल फोर्स। जो नेचुरल फोर्स होते हैं ना, कुछ नेचुरल फोर्स होते हैं जैसे कि लैंडस्लाइड हो गया, वोल्केनिक एक्टिविटीज़ वगैरह हो गया, बहुत सारे फोर्स हैं नेचुरल फोर्स, उसको हमने पेस कर दिया है। पेस मतलब और ज़्यादा तेज़ कर दिया है। जो धीरे धीरे होता था नेचुरल फोर्स, वो अब बहुत ही ज़्यादा स्पीड अप हो गया है टू कॉज डैमेज। और इससे हुआ क्या है, इससे हमारा जो लैंड है वो डैमेज हो रहा है। गॉट इट। अब मेरा क्वेश्चन ये है कि व्हाट इज़ द लैंड डिग्रेडेशन। कहीं पे भी आपने पढ़ा, पूरा पैराग्राफ पढ़ लेंगे, लेकिन आपको लैंड डिग्रेडेशन का डेफिनेशन नहीं मिलेगा। बट बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है कि व्हाट इज़ द लैंड डिग्रेडेशन। तो आइए सबसे पहले इसको समझ लेते हैं कि लैंड डिग्रेडेशन क्या होता है। देखो, सबसे पहले लिटरल मीनिंग समझो आप। डिग्रेडेशन का मतलब होता है, डिग्रेड का क्या मतलब होता है? डिग्रेड का मतलब होता है किसी चीज़ की क्वालिटी ख़राब होना। ठीक है, डिग्रेड होना, क्वालिटी रिड्यूस होना। ठीक है, पॉइंट इज़ क्लियर। तो लैंड की अगर क्वालिटी ख़राब होगी तो उसे लैंड डिग्रेडेशन बोलेंगे, सिंपल सा है। तो इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ, अब एग्जाम में आएगा तो कैसे लिखोगे कि लैंड डिग्रेडेशन इज़ द प्रोसेस ऑफ
pollution or degradation. The quality of soils and land utility. तो ये एक ऐसा प्रोसेस है, प्रोसेस ऑफ पोल्यूटिंग या प्रोसेस ऑफ पोल्यूशन या प्रोसेस ऑफ डिग्रेडिंग या डिक्लाइन द क्वालिटी ऑफ सॉइल एंड लैंड यूटिलिटी. गॉट इट? ओके. इसको आप ऐसे भी डिफाइन कर सकते हो कि लैंड डिग्रेडेशन इज अ टेम्पररी और परमानेंट डिक्लाइन इन द प्रोडक्टिव कैपेसिटी ऑफ लैंड एंड द लॉस ऑफ प्रोडक्टिविटी कैपेसिटी ऑफ द सॉइल्स. ठीक है, इसको ऐसे भी बोल सकते हो. लैंड डिग्रेडेशन इज द लॉस ऑफ प्रोडक्टिविटी या प्रोडक्टिव कैपेसिटी ऑफ द सॉइल. अगर कोई भी लैंड है उसकी क्वालिटी डिग्रेड हो रही है, उसकी प्रोडक्टिव क्वालिटी ख़राब हो रही है. ठीक है, तो दिस इज कॉल्ड एज ए लैंड डिग्रेडेशन. नाउ कंटिन्यू. Some human activities such as deforestation, overgrazing, mining and the quarrying has contributed significantly. तो these are the main causes. ठीक है, ये बता रहा है कि मेन कारण है किस चीज़ का? लैंड डिग्रेडेशन का. ठीक है भाई, ओके. सम ह्यूमन एक्टिविटीज़, तो मेन कारण कौन कौन से हैं? पहला, आप अगर कॉजेज़ में पूछेगा तो आप बता देना कि पहले नंबर पे डिफॉरेस्टेशन, दूसरे पे ओवरग्रेजिंग, थर्ड पे माइनिंग एंड क्वेरिंग एक साथ आ जाएगा. ठीक है, तो 1 2 3 4 ये सब इसके क्या है? कॉजेज़ हैं. गॉट इट? ओके. अब समझते हैं इसको थोड़ा सा डिटेल में, वन बाय वन. माइनिंग साइट्स. देखो, माइनिंग साइट्स आर अबंडन. अच्छा, इसको मैंने बताया नहीं. ठीक है, इसको बता तो दिया. कंट्रीब्यूटेड सिग्निफिकेंटली इन द लैंड डिग्रेडेशन. ये मेन कारण है जिसने लैंड डिग्रेडेशन में सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन किया है. माइनिंग साइट्स आर अबंडेंट. अब एक एक करके डिटेल में समझते हैं कि माइनिंग साइट्स आर अबंडेंट आफ्टर द एक्सकेवेशन वर्क इज़ कंप्लीट. आपको पता है जब भी जो माइनिंग साइट होती है जहाँ पे मिनरल्स की माइनिंग करी जाती है, डिगिंग करी जाती है, उस जगह को, उस साइट को छोड़ दिया जाता है एक्सकेवेशन वर्क के बाद. वहाँ से जो भी निकालने का काम होता है, एक्सकेवेट करते हैं, खुदाई करते हैं, तो उसके बाद हम लोग उसको छोड़ देते हैं. कंप्लीट लीविंग डीप स्कार एंड, और वहाँ पे क्या छोड़ते हैं? कंप्लीट लीविंग. वहाँ पे पूरी तरह से डीप स्कार्स रह जाते हैं. वहाँ पे एक दाग धब्बा, गड्ढे खड्डे रह जाते हैं. यानी वो ज़मीन की क्वालिटी ही ख़राब हो गई. ना वहाँ पे आप खेती कर सकते हो, ना वहाँ पे आप घर बना सकते हो. बेकार ज़मीन हो गई, तो हो गई ना उसकी क्वालिटी डिक्लाइन. इसी को लैंड डिग्रेडेशन बोलते हैं. ट्रेसेस ऑफ ओवर बर्डनिंग. वहाँ पे इतना ज़्यादा बर्डन हो जाएगा कि उस पर ट्रेसेस आ जाते हैं. ठीक है, और इन स्टेट लाइक झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश एंड उड़ीसा में मेन जो कारण है माइनिंग वाली जो जगह होती है वहाँ पे डिफॉरेस्टेशन. और ये डिफॉरेस्टेशन इन स्टेट में क्यों होते हैं? ध्यान रखना, एमपी वाले स्टूडेंट थोड़ा सा फोकस करेंगे कि क्वेश्चन पूछा गया एग्जाम में कि डिफॉरेस्टेशन कौन से स्टेट में कारण है भाई? तो झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उड़ीसा. डिफॉरेस्टेशन इसका कारण है, माइनिंग. और ये क्यों होता है डिफॉरेस्टेशन? आपको पता है, माइनिंग करने के लिए जहाँ पे रिसोर्स मिल जाए उसको माइन करने के लिए वहाँ की पेड़ ओड़ को काटना पड़ जाता है. ठीक है, तो ये कॉज किसका है? सीवियर लैंड डिग्रेडेशन का. ध्यान रखना, ये बहुत ही सीरियस इश्यूज़ हैं. तो आपसे पूछा जाएगा कि झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश एंड उड़ीसा टाइप की स्टेट में जो लैंड डिग्रेडेशन का मेन कारण क्या है? तो डिफॉरेस्टेशन. ये ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन पूछा गया है. ठीक है भाई, ओके. अब देखते हैं राजस्थान, गुजरात जैसे स्टेट में क्या होता है. राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश एंड महाराष्ट्र, यहाँ पे ओवर ग्रेजिंग कारण है. यहाँ पे ओवर ग्रेजिंग मतलब जो घास के मैदान होते हैं उसको हम लोग बहुत ज़्यादा चराई कर देते हैं, जानवरों को, कैटल को वहाँ पे बहुत ज़्यादा ग्रेजिंग करा देते हैं. इसके वजह से क्या होता है कि लैंड की क्वालिटी ख़राब हो जाती है, डिग्रेड हो जाती है. अब पूछो ये कैसे? ओवर ग्रेजिंग से कैसे? तो जो सॉइल्स होते हैं ना, सॉइल को होल्ड करे होता है ग्रासेस, और उस घास को अगर हम लोग काट देंगे तो सॉइल एरोड हो जाता है. ठीक है, वहाँ के ऊपर वाला जो लेयर होता है वो बह जाता है, तो उसकी क्वालिटी डिग्रेड हो जाती है. अब पंजाब में क्या कारण है भाई? पंजाब और हरियाणा, वेस्टर्न यूपी में, तो ये ध्यान रखना, यहाँ पे जो लैंड की क्वालिटी डिक्लाइन हो रही है उसके पीछे का मेन रीज़न है, मेन रिस्पॉन्सिबल फैक्टर क्या है भाई? इरिगेशन, ओवर इरिगेशन, मतलब ज़रूरत से ज़्यादा इरिगेशन. ठीक है, पंजाब और हरियाणा के स्टूडेंट आप लोग वीडियो भी देख रहे होंगे और आपने अपने एरिया में भी देखा होगा कि बहुत ज़्यादा वहाँ पे इरिगेशन की फैसिलिटी है, कैनाल्स हैं. ठीक है, और हमेशा वहाँ पे इरिगेशन की फैसिलिटी होती है. इरिगेशन कई बार ओवर इरिगेशन हो जाता है ज़्यादा प्रोडक्शन के चक्कर में. ठीक है, ओके. इससे होता क्या है प्रॉब्लम?
ये वाटर लॉगिंग हो जाता है। जब बहुत ज़्यादा आप पानी दे दोगे, खेतों में हमेशा पानी लगा रहेगा, जिसको बोलते हैं जल जमाव, जल भराव, तो उसको वाटर लॉगिंग बोलते हैं। तो उससे हमेशा ज़मीन पे पानी लगा रहता है और इससे इंक्रीज़ हो जाता है सॉइल की सैलिनिटी एंड अल्कैलिनिटी। ठीक है, सलाइन का मतलब खारा हो जाएगा, नमकीन जैसा हो जाएगा। ठीक है, वहाँ पे कोई प्रोडक्शन, खेती करने लायक ज़मीन नहीं होगी। और एल्कलाइन हो जाएगा, एल्कलाइन का मतलब OH आयन का उसमें कंसंट्रेशन बढ़ जाएगा। ठीक है, तो दोनों हार्मफुल होता है, सॉइल सलाइन भी और अल्कलाइन भी। ओके, नेक्स्ट देखते हैं मिनरल प्रोसेसिंग लाइन, ग्राइंडिंग लाइमस्टोन फॉर द सीमेंट इंडस्ट्री। और एक अगला कारण देखिए जो सीमेंट इंडस्ट्री होते हैं या जो कैल्साइट वाले फैक्ट्री होते हैं, स्पेशली जिसको बोलते हैं सिरेमिक इंडस्ट्री। सिरेमिक इंडस्ट्री का मतलब होता है कि जहाँ पे क्ले से आप लोग कोई भी पॉट मेकिंग जो इंडस्ट्री होती है, फॉर एग्जांपल आपने टॉयलेट वाले जो शीट देखा होगा आपने, ठीक है, वो शीट्स वगैरह सिरेमिक इंडस्ट्री का एग्जांपल है। प्लेट आपने देखा होगा, प्लेट वगैरह बनती है, ठीक है, ओके, मिट्टियों के जो बर्तन बनते हैं, ये सब सिरेमिक इंडस्ट्री होता है। तो ये इंडस्ट्री करते क्या हैं कि ये ग्राइंडिंग का काम करते हैं, प्रोसेस ऑफ ग्राइंडिंग होता है लाइमस्टोन का। सीमेंट बनाने वाले लाइमस्टोन जो चूना पत्थर होता है उसको पीसते हैं, ग्राइंड करते हैं और उसी से बारीक पिसाई करके वहाँ पे सीमेंट इंडस्ट्री बनाई जाती है। और एक और इंडस्ट्री है जिसको सिरेमिक इंडस्ट्री बोलते हैं, वहाँ पे भी बारीक ग्राइंडिंग करी जाती है। तो इससे होता क्या है, ये इंडस्ट्री जनरेट करते हैं ह्यूज क्वांटिटी ऑफ डस्ट, बहुत ज़्यादा डस्ट क्रिएट करते हैं एटमॉस्फेयर में, एज वेल एज वाटर सरफेस पे भी। ठीक है, या सॉरी वाटर सरफेस नहीं, लैंड सरफेस पे। ठीक है, तो इससे क्या होगा, इससे होगा क्या, प्रॉब्लम क्या है, इट रिटार्ड्स द प्रोसेस ऑफ इनफिल्ट्रेशन ऑफ वाटर। ये कम कर देता है, स्लो डाउन कर देता है इनफिल्ट्रेशन ऑफ वाटर। यानी अगर जिस ज़मीन पे ये धूल डस्ट बैठ जाएंगे, चारों तरफ से सेटल डाउन हो जाएंगे, तो वहाँ पे जब पानी आप डालोगे, इरिगेट वगैरह करोगे, तो वो इनफिल्ट्रेट नहीं होंगे, वो ज़मीन के अंदर ही नहीं जाएंगे। ठीक है, तो इससे क्या होगा, इससे सॉइल की फर्टिलिटी या सॉइल को जो पानी में घुल के न्यूट्रिएंट ज़मीन के अंदर या क्रॉप्स को मिलना चाहिए वो मिल नहीं पाता। ठीक है, ओके, आफ्टर सेटल डाउन ऑन द लैंड इन रिसेंट ईयर्स इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट। और एक और कारण बता रहा है भाई, एक और कारण है, रिसेंट टाइम में इंडस्ट्रियल जो एफ्लुएंट है, एफ्लुएंट मतलब कि इंडस्ट्री से जो भी वेस्ट मटेरियल निकलते हैं, ये एज अ वेस्ट जो निकलते हैं, ये भी बन गया है एक मेजर सोर्स ऑफ लैंड डिग्रेडेशन एंड लैंड वाटर पोल्यूशन। यानी इससे लैंड और वाटर दोनों पोल्यूट हो रहा है। अगर नाला, कूड़ा कचरा, वेस्ट इंडस्ट्री का अगर जिस ज़मीन पे बह जाएगा, सपोज़ करो, उस लैंड की क्वालिटी क्या रह जाएगी। तो ये दोनों कारण हैं, लैंड पोल्यूशन के लिए भी और वाटर पोल्यूशन के लिए भी। और ये ज़्यादातर इंडिया के पार्ट में ऐसे कारण आपको देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, ओके, नेक्स्ट। तो आपने क्या देखा अभी, आपने इस पैराग्राफ में ये देखा कि इसके जो भी कॉजेज़ हैं, 4-5 कॉजेज़ दे रखे हैं। ठीक है, पहला कारण क्या था, तो डिफॉरेस्टेशन, दूसरा ओवर ग्रेजिंग, थर्ड ओवर इरीगेशन, फोर्थ माइनिंग एंड क्वेरिंग। ठीक है, और फिफ्थ क्या है, मिनरल प्रोसेसिंग, जैसे ग्राइंडिंग ऑफ लाइमस्टोन हो गया सीमेंट इंडस्ट्री में। और सिक्स कारण क्या है इसका, इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट। तो 6 कारण आपने इस पैराग्राफ में पढ़ लिया। इस पैराग्राफ में हम लोग पढ़ेंगे इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन क्या है, द वेज टू सॉल्व द लैंड डिग्रेडेशन। तो बहुत सारे कारण हैं, पहला इसका निवारण है, यहाँ पे कारण नहीं, निवारण इसका सोल्यूशन सोल्यूशन है। पहले नंबर पे देखो आप, एफॉरेस्टेशन इसका एंड प्रॉपर मैनेजमेंट ऑफ ग्रेजिंग। ठीक है, तो पहले सबसे पहले आप एफॉरेस्टेशन करिए, प्लांटिंग ऑफ ट्रीज करिए, प्रॉपर मैनेजमेंट करिए ग्रेजिंग के लिए। इससे आप कुछ हद तक क्या कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं लैंड डिग्रेडेशन। प्लांटिंग, दूसरा आप सोल्यूशन बता सकते हैं कि प्लांटिंग ऑफ अ शेल्टर बेल्ट, शेल्टर बेल्ट को प्लांट करिए। ये होता क्या है, प्लांटिंग ऑफ प्लांटिंग ऑफ ट्रीज इन अ रो में ऐसे आप लाइन में आप प्लांट करिए ट्रीज़ को। इससे भी जो सॉइल का जो इरोजन होता है वो कम होता है, उसकी क्वालिटी मेंटेन रहती है। थर्ड, कंट्रोल ऑन द ओवर ग्रेजिंग। तीसरा आप क्या कर सकते हैं, इसका सोल्यूशन बता सकते हैं, ओवर ग्रेजिंग को कंट्रोल करिए। तो देखिए, ये पहला सोल्यूशन है, ये दूसरा सोल्यूशन है, ये तीसरा सोल्यूशन हो गया। और एक और क्या कर सकते हैं आप, नेक्स्ट देखिए, स्टेबलाइजेशन ऑफ सैंड ड्यून्स।
आपने देखा होगा जहाँ पे भी विंड एरोजन ज़्यादा होता है, विंड एरोजन बोले तो जहाँ पे सबसे ज़्यादा एयर एजेंट जहाँ पे विंड ब्लो करती है राजस्थान वाले रीजन में, वहाँ पे सरफेस का जो अपर मोस्ट सॉइल होते हैं वो उड़ उड़ के, ठीक है, वो दूसरे जगह डिपॉजिट होना स्टार्ट होता है, और जहाँ पे ये डिपॉजिट होता है वहाँ पे सैंड ड्यून्स बन जाते हैं, ठीक है। ओके, तो यहाँ पे आप ऐसे रीजन में आप कैसे कंट्रोल कर सकते हो सॉइल की फर्टिलिटी, सॉइल का क्वालिटी कैसे बचा सकते हो? तो यहाँ पे आप ये जितने भी कटीली झाड़ियाँ होती हैं, कटीली पेड़, ठीक है, थॉनी बुशेस होते हैं, उसको आप क्या करो, लाइन में प्लांट कर दो, ठीक है, क्योंकि ऐसे रीजन में आप बड़े बड़े पेड़, ग्रास लैंड तो ग्रो नहीं कर सकते, तो यहाँ पे जो भी छोटे छोटे झाड़ियाँ होती हैं उसको आप ग्रो कर दो। इससे क्या होगा कि स्टेबलाइज होगा सैंड ड्यून्स, ठीक है। तो ये भी एक मेथड है टू चेक द लैंड डिग्रेडेशन इन एरिड एरियाज। तो कई बार एग्जाम में या ऑप्शन में ऑब्जेक्टिव में पूछा जाएगा कि एरिड एरियाज में आप कैसे कंट्रोल कर सकते हो। तो आपके पास दो तरीके हैं, ग्रोइंग द थॉर्नी प्लांट्स या बुशेस। ओके, नेक्स्ट अगला इसका निवारण है प्रॉपर मैनेजमेंट ऑफ वेस्टलैंड। जो भी वेस्टलैंड है उसको प्रॉपर मैनेजमेंट करो, आप अच्छे से उसको मैनेज करो, क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, उसकी क्वालिटी कैसे रीगेन करनी चाहिए। एंड नेक्स्ट, कंट्रोल द माइनिंग एक्टिविटीज़। माइनिंग एक्टिविटीज़ को ज़रूरत जितना ही आप यूज़ करो, अदरवाइज इसको कंट्रोल करने की कोशिश करो। और नेक्स्ट जो निवारण है, सोल्यूशन है, वो है प्रॉपर डिस्चार्ज एंड डिस्पोजल ऑफ इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट। जो भी वेस्ट निकलते हैं इंडस्ट्री से, आप उसको प्रॉपर तरीके से डिस्चार्ज करो, और डिस्चार्ज करने के बाद उसको डिस्पोज करो, ठीक है। प्रोसेसिंग करके आप वेस्ट मटेरियल को, उसमें जो भी कीड़े वीड़े होते हैं या जो भी हार्मफुल केमिकल्स होते हैं उसको आप कोशिश करो कि रिवर्स में जाने से पहले आप उसको डिस्पोज कर लो, ठीक है। ओके, तो ये भी एक तरीका है, यानी कि इसको ट्रीटमेंट करके आप रिड्यूस कर सकते हो, ठीक है। आफ्टर ट्रीटमेंट कैन रिड्यूस द लैंड एंड वाटर डिग्रेडेशन इन इंडस्ट्रियल एंड सबर्बन एरियाज। सबर्बन एरियाज मीन्स कि जो शहर, जहाँ पे सबसे ज़्यादा इंडस्ट्री वगैरह लगे हुए हैं, मेन शहर से थोड़ा सा हटके जो शहर होता है उसी को सबर्ब एरिया बोलते हैं, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो आपने क्या देखा, यहाँ से 3 क्वेश्चन आपके एग्जाम में फ्रेम हुए हैं। व्हाट इज़ लैंड डिग्रेडेशन, इसके कॉजेज़ क्या है और इसके निवारण क्या है। यहाँ से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी बनते हैं। सो थैंक यू, कीप वॉचिंग एंड कीप प्रिपेयरिंग।